सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है केटीजी एंड रेडिएशन, और इस चैप्टर केटीजी एंड रेडिएशन में हम केटीजी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके हमने पहले कुछ पोस्टुलेट देखे, फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, किसका? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, फिर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस से हमने वीआरएमएस का फॉर्मूला डिराइव किया। वीआरएमएस मतलब क्या था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो वो एवरेज निकालने का एक अलग तरीका है, राइट? तो फिर उसके भी हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे। उसके कितने फॉर्मूले देखे थे? तीन फॉर्मूले, तीन या चार जो भी थे उसके फॉर्मूले थे, राइट? और उसमें के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने, राइट? तो अब बढ़ना है हमको उससे आगे। तो ये देखो, यहाँ पे वही फॉर्मूले मैंने फिर से लिख लिया है कि ये वाले। तो ये वेलोसिटी के आरएमएस वेलोसिटी के फॉर्मूले, ये √3RT/m। इसमें ये m क्या चीज है? कैपिटल M इज फॉर मोलार मास, और ये अगर K के फॉर्म में लिखे तो क्या है? √3kT/m। ऐसा है ये 3kT/m, और यहां क्या है? √3RT/M। तो ये मोलार मास है आपका, और ये कौन सा है? ये मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल मास, जो हमारा ग्राम में होता है। ठीक है, वैसे मोलार मास भी ग्राम में रहता है, लेकिन ग्राम पर मोल रहता हो। ठीक है, आगे ये वाला भी फॉर्मूला देखे थे, आरएमएस वेलोसिटी का √3p/ρ। रो क्या चीज है? डेंसिटी ऑफ गैस। तो क्वेश्चन जैसा पूछा वैसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, और साउंड वेव्स में एक और फॉर्मूला आता है। साउंड वेव्स के रिलेटेड ऐसा फॉर्मूला आता है, v = γ/RT/m। ऐसा भी कुछ फॉर्मूला आ जाता है। अब ये गैमा क्या है? हमने जो गैमा पढ़े थे वही गैमा लगेगा यहाँ पे। क्या गैमा पढ़े थे? नाम क्या था उसका? CP/CV। उसका नाम क्या था? एडियाबैटिक रेशो। तो वो यहाँ पे लग जाएगा। तो अगर आपको बोलता है सेम टेम्परेचर और सेम मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास सेम भी होता है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ गैमा को चेंज कर देंगे, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। तो बताओ कैसे चेंज आएगा? तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखे, आर तो कांस्टेंट है, फिर गैमा और मॉलिक्यूलर मास ये दोनों में ही चेंज आएगा, बाकी सब सेम रहने वाले। तो उनका हम रेशो निकालेंगे। फिर रेशो क्वेश्चन में पूछेगा, फाइंड द रेशो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी और एट द सेम टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का गैमा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, अलग रहेगा? दोनों डायटॉमिक गैस है, दोनों का सेम रहेगा। अगर बोलता सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस, तब अलग अलग रहेगा। सोडियम मोनो एटॉमिक, लेकिन गैस नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स इसमें आ सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स पूछे गए। यहाँ पे बोल देंगे टेम्परेचर कांस्टेंट, मास से रिलेशन निकालो। तो कैसे रिलेशन है मास से? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। यहाँ पे मोलार मास से कैसे आएगा? यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मोलार मास। और अगर मोलार मास कांस्टेंट बोल दिया तो टेम्परेचर के साथ कैसे रहेगा? रूट टेम्परेचर। ठीक है, फिर इसमें वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे हमने बहुत पहले किए थे। कौन से? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज वाले। कहां किए थे वो? वर्क एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम में किया था हमने, कि परसेंटेज उसमें कितना बढ़ा तो इसमें कितना बढ़ेगा, उसमें कितना कम होगा तो इसमें कितना कम होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि टेम्परेचर 30% बढ़ गया, तो बताओ आरएमएस वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, या फिर वैल्यूज दे देगा। हम उसके क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? ये तो पहले का ही रिवाइज किया हमने, अभी कुछ नया नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये पहले के अभी तक का रिवीजन था। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका देखो। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मतलब आरएमएस स्पीड पे क्या असर पड़ेगा? तो हमने फॉर्मूला क्या देखा यहाँ पे? V इज प्रोपोर्शनल टू √T। तो यहां लिख देंगे हम V इज प्रोपोर्शनल टू √T, और ये आरएमएस स्पीड है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहां बनेगा V1 RMS अपॉन V2 RMS इज इक्वल टू √T1/T2। अब टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में रखेंगे क्या? फिर कौन सा यूनिट में रखेंगे? केल्विन में, क्योंकि ऐसा यूनिट कौन सा है? केल्विन है। तो 27 डिग्री मतलब कितना केल्विन? 300 केल्विन। 927 मतलब कितना? 1200। कैसे आएगा? +27 डिग्री करेंगे इसको। टेम्परेचर में हमने कन्वर्जन सीखा है, राइट? डिग्री टू केल्विन, डिग्री टू फ़ारेनहाइट, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, हर एक कन्वर्जन हमने देखा है, राइट? कहां से आया था उसका फॉर्मूला याद है? उसका फॉर्मूला वो स्लोप से निकाले थे हमने।
स्लोप बनाए थे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, याद है? तो वहां से फॉर्मूला आया था, तो वहां से ये हमने कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे रख देना है, हो गया आंसर। यहाँ पे V1 को V1 ही रखना है, हमको V2 निकालना है, तो निकालते हैं। तो अंडर रूट T1 कितना है 300, T2 कितना है 1200, 0 0 गए, 3 1 जा 3 4 जा, रूट 1/4, रूट 1/4 का आंसर आने वाला है 1/2। V2 को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो यह आंसर आएगा V2 RMS इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1 RMS। तो क्या आंसर आएगा डबल, 2 टाइम्स हो गए मतलब डबल हुई, 4 टाइम्स होगी तो क्या लिखते, ये नीचे आता बिकम्स 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स को और एक वर्ड बोला जाता है क्वाड्रुपल, ठीक है? क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल वर्ड यूज करते हैं 4 के लिए। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वर्ड सुना है मैथ में, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, इसलिए इसको क्वाड वर्ड आया। क्वाड मतलब 4, क्वाड बाइक भी आती है, क्वाड बाइक में 4 टायर होते हैं, तो क्वाड वर्ड का मीनिंग होता है 4, ठीक है? जैसे डाई का मतलब कितना है, तो ट्राई, तो क्वाड 4 होता है। वैसे ही पेंटा एग्जाम आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सब, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फाइंड द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। और क्या बोला है, VRMS है, VRMS या फिर RMS स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है हमारा VRMS, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो अब क्वेश्चन में देखो गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, वो ध्यान से पढ़ के उसको इक्वेशन में बनाना है हमको। तो क्या दिया हुआ है इसमें, प्रेशर कांस्टेंट है, उसका तो टेंशन है नहीं। फाइंड द टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर निकालना है, इनिशियली कुछ तो है, इनिशियली कितना है, इनिशियली कहा गया, तो हमको कौन सा निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। और ये टेम्परेचर की कुछ खास बात है, इसकी खास बात क्या है कि इस टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, RMS वेलोसिटी कितनी हो जाना, जितनी पहले थी उसकी आधी हो जाना, ठीक है? तो मैं यहां लिखता हूं जो हमको फाइनल होना है, इसको VRMS डैश लिखता हूं मैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, जितना RMS वेलोसिटी था 27 डिग्री सेल्सियस में, उसका कितना हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, ठीक है? यहां तक क्लियर है, फॉर्मूला बना दो, हो गया आंसर। V डैश RMS इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो मैं यहां लिखूंगा रूट टी फाइनल, और यहां क्या आएगा इसका रूट टी इनिशियल डिवाइड बाय, हो गया आंसर। रूट हटाओ, कैसे हटेगा रूट, स्क्वायर कर लेंगे, तो कर लो स्क्वायर। तो यहां आएगा TF इज इक्वल टू TI बाय 4। TI कितना है, इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में 300, तो 300 बाय 4 कितना, सिंपल कैलकुलेशन 75 केल्विन, मतलब कितनी डिग्री। अब क्या करेंगे, अब यहां -273 करना पड़ेगा जब हमारा आंसर आएगा, ठीक है? क्लियर है यहां तक, तो हो जाएगा आंसर, इसको -273 कर दो, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब अगर ऑप्शन जैसे, अच्छा कर लेते हैं, चलो केल्विन में निकालना है, तो इसमें से अपने को डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे केल्विन -273, तो ये आएगा 75 -273, तो कितना आएगा आंसर, -198 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ आंसर आएंगे, ठीक है? अब ऑप्शन में जैसा दिया होगा वैसा आपको लिखना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या, हाँ एक पॉसिबल है फ़ारेनहाइट में, तो वो आपको फिर डिग्री टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है वो, थीटा इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट S माइनस 32, ठीक है? तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आने वाला है इसका। तो अब आगे हमको ये बिट देखना है जिसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। अब यहाँ पे देखो क्या मीनिंग है इसका, तो यहाँ पे एक कंटेनर में एक साइंटिस्ट जिसका नाम मैक्सवेल था, उसने गैस के पार्टिकल्स लिए बहुत सारे, और उसने बोला कि ये गैस पार्टिकल्स भाग रहे हैं, तो मैं इनकी स्पीड निकालूंगा। तो उसने स्पीड जब निकाला तो स्पीड का ग्राफ कुछ ऐसे आया। ये ग्राफ का मीनिंग क्या है समझ लो। तो यहाँ पर देखो ग्राफ का मीनिंग क्या है, एक बॉक्स लिया, एक कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर, उसमें से गैस बाहर नहीं आ सकती, और उसने इसने बोला मैं गैस के वेलोसिटीज निकालूंगा। अब ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाला डायग्राम, ठीक है? ये सिर्फ समझने के लिए। तो उसने ये ग्राफ बनाया ऐसे कुछ, और ये ग्राफ में क्या है,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन स्पीड, मतलब एक एक पार्टिकल की इसने स्पीड निकाला। तो इसमें यहां पे इधर है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने ज्यादा है, जितना ऊपर जाएंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा, जितना नीचे आएंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम। तो इसने देखा कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है, ये मॉलिक्यूलर स्पीड है इधर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ती जाएंगी। तो यहां देखा उसने कुछ पार्टिकल्स उनकी स्पीड बहुत कम है, फिर कुछ पार्टिकल्स थे ज्यादा, उनकी स्पीड बढ़ी हुई थी, फिर ऐसे ही उसने पूरा ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इसने यहाँ पे 3 टर्म्स बताए। तो वो 3 टर्म्स का नाम है, एक तो एमपी, एक तो एवी जी एवरेज, और एक आरएमएस। इसने ये तीनों वेलोसिटीज निकाला ग्राफ से। तो अब मेरे को बताओ ये तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है वेलोसिटीज में, एमपी, एवी, एवरेज या आरएमएस? तो आरएमएस सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन है? एवरेज। एवीजी मतलब एवरेज, और एमपी सबसे कम। एमपी क्या है? मध्य प्रदेश? नहीं, फिर क्या है ये? अब इसमें लिखे हुआ है मोस्ट प्रोबेबल। अब ये देखो इसका मीनिंग क्या है, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है जिनकी ये वेलोसिटी, देखो ये सबसे हाइट है, हाइट सबसे ज्यादा है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड इतनी है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस ज्यादा है इसके, मतलब अगर ये बॉक्स में मैं हाथ डालूंगा और एक पार्टिकल निकालूंगा गैस का, तो ज्यादा चांसेस है कि उसकी स्पीड कितनी हो? VUMP हो। ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। और ये तीनों के इसने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, इसका हमको कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो यहां से तो हमको ये मिल गया, अब इसका आपको पूछता क्या क्या है। तो इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, या फिर पूछेगा तीनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? आरएमएस। तो यू की जगह मैं वी लिख लेता हूं, वी आरएमएस सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन है? वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, और उससे भी कम कौन है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसको फिर से एक निमोनिक दिया गया याद रखने के लिए, इसका आर, इसका ए और इसका एम। आप रैम बोलो या राम बोलो, जैसा याद रखना है रख लो याद इसको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और तीनों के फॉर्मूले कैसे है? एवरेज का तो हमारा आरएमएस का तो आ गया है, √3 kBT/m, ये हमने शुरुआत में देखा। और ये दोनों में क्या है देखो, √2 kBT/m और √8 kBT/m पाए, ऐसा चेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेलोसिटीज के आपको फॉर्मूले और इनका रिलेशन याद रखना है। तो चलो अब ये टॉपिक है इसका मीन फ्री पाथ। अब देखो जैसा नाम वैसा काम, पाथ मतलब रास्ता, फ्री मतलब वो रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो ये फ्री पाथ है। और इसका मीन मतलब इसका एवरेज निकालना है। अब इसका मीनिंग क्या है समझ लो। अब यहां पे मान लो एक कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल है फिर से, और हमको मालूम है गैस मॉलिक्यूल एक जगह बैठने वाले नहीं है, वो भागते रहते इधर से उधर। अब जब वो भागते रहेंगे तो उनका कोलिजन हो सकता है। तो उनका कोलिजन किस किस चीज से हो सकता है? या तो एक एटम का या एक गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से होगा, या तो वॉल से होगा। जब ये कोलाइड होंगे तो इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ये कोलिजन कौन सा टाइप का कोलिजन रहने वाला है? इलास्टिक कोलिजन रहने वाला है। ठीक है, तो ये जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो एक कोलिजन के बाद ये रुक जाएंगे क्या? नहीं, इनकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर दूसरा कोलिजन, फिर तीसरा कोलिजन, ऐसे कोलिजन चलते रहने वाले हैं ये। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? मान लो यहां मैं एटम्स बना के बताता हूं आपको। मान लो मोनो एटॉमिक गैस है, और इसका यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, ऐसे कुछ एटम्स है, और ये सब भाग रहे इधर से उधर। तो मान लो ये आके इससे टकराया पहले भी, फिर इसने अपना रास्ता चेंज किया, इधर टकराया, फिर रास्ता चेंज किया, इधर टकराया, फिर रास्ता चेंज किया, इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर ऐसे टकरा के भागते जा रहा है। वो रुक रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पे जो रास्ते के दो एक कोलिजन के बीच में जो रास्ता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ। ये देखो इस रास्ते में कहीं टकराया क्या? ये जब रास्ता खत्म हो तो टकराया। ये रास्ते में कहीं टकराया क्या? नहीं, रास्ता खत्म हुआ तो टकराया। ये रास्ते में कहीं टकराया क्या? नहीं, रास्ता खत्म हुआ तो टकराया। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ये जो पाथ है जिसमें वो टकरा नहीं रहा है उसको बोलते हैं फ्री पाथ। और ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ रहेंगे, तो सबका हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, और उसी को क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। अब फिर से इसका डेरिवेशन आपको नहीं है,
और डायरेक्ट फॉर्मूले है इसके, और ये एक ही फॉर्मूला है, ये एक ही फॉर्मूले को और डिटेल में करते गए सॉल्व तो दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका, अब इसको डिनोट नॉर्मल डिस्टेंस से नहीं करना है, इसको किससे डिनोट करना है, लैम्बडा से। इसमें केडी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, डी क्या चीज है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो जितना बड़ा डायमीटर रहेगा, जितना बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा, उतने कोलिजन उसके ज्यादा होंगे कम होंगे, उतने कोलिजन ज्यादा होंगे। ये देखो एग्जांपल यहाँ पे, अगर ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल रहा तो ये इसके बाजू से भी निकल जा सकता है, लेकिन अगर ये भी मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है और ये भी मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोलिजन होने के चांसेस बढ़ गए तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, कोलिजन जल्दी हो जाएगा, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, डिनोमिनेटर में है। और पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस से क्या फर्क पड़ेगा, जितना प्रेशर ज्यादा है उतना वॉल्यूम कम, जितना वॉल्यूम कम उतने कोलिजन ज्यादा होंगे। कम जगह में भाग रहे हैं सब, तो कम जगह में भाग रहे तो कोलिजन ज्यादा, कोलिजन ज्यादा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो पी की जगह nRT/V लिख दिए और उससे एक फॉर्मूला निकाल लिए, और यहां पर ये उसका फॉर्मूला आ गया। अब देखो पी की जगह nRT/V लिख के सॉल्व करें इसको, तो ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी डी तो आ गया, पी क्या चीज है, प्रेशर, Na क्या चीज है, एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू कितनी है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अब इसके बाद ये n क्या चीज होगा फिर बता सकते क्या, लिखा हुआ ये वाला, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स अलग चीज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, मतलब ये ऐसा है, ये कैपिटल N डिवाइड बाई V, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, याद रखना। ये इसमें यहां कंफ्यूज होकर नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। और इसमें बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तीनों फॉर्मूले पे। क्या क्वेश्चन आता है, आपको टी की वैल्यू दे देंगे, डी की वैल्यू दे देंगे, पी की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे लैम्डा निकालो। या फिर इसमें देखो कितने टर्म्स है इसमें, जो अननोन है, जो चेंज हो सकते हैं, जो वेरिएबल है, लैम्डा वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, डी वेरिएबल है और पी वेरिएबल है। तो ये चार में से कोई तीन दे देगा और बोलेगा चौथी चीज निकालो। अब इसमें ट्विस्ट क्या आएगा, ये डायमीटर है, डायमीटर की जगह रेडियस दे देगा, एरिया दे देगा, उससे आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब सेम है, बाकी और कुछ चेंज इसमें नहीं आ सकता। क्लियर है, यहां तक कुछ डाउट है, लिख लो यहां तक। तो अब ये लास्ट टॉपिक इसका मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन हमने यूज किया है, लेकिन बस इसका हमको फॉर्मूला निकालना है, डेरिवेशन देखना है। ये डेरिवेशन आपका स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब इसका आंसर हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से आने वाला है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और du की जगह हमने क्या लिखा था, ncv dt या ncv डेल्टा t, और dw की जगह p डेल्टा v या p dv। अब dq की जगह क्या लिख सकते हैं, अब मेरे को ये लिखना है कांस्टेंट प्रेशर। मैं ये प्रोसेस की बात कर रहा हूं, कब एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां पे मैं लिखूंगा NCP dt। अब PdV की जगह और क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, तो PdV इज इक्वल टू nRdt, तो वो यहां लिख दो। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लेके चल जाओ, NCP dt माइनस NCV dt इज इक्वल टू PdV की जगह क्या लिखना है, nRdt। इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। क्या कॉमन निकलेगा, ndt, तो बचेगा Cp माइनस Cv, और यहां बचेगा ndt, एक साइड में बचा R, ndt ndt आ गया फॉर्मूला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कैलोरीज में, इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4.2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, और अगर ये जूल्स में रहा तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया कि दिस वैल्यू इज इन जूल्स, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4.2, और उस 4.2 एक स्पेशल नाम है, और वो इसको नाम रख देते हैं जे, और जे को बोलते हैं हीट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क। जो वही है, कन्वर्जन वैल्यू है, कुछ चेंज नहीं है उसमें,
बस उसको हमको क्या बोलना है, एक कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल, तो एक जूल कितना रहेगा, एक कैलोरी डिवाइड बाय 4.2। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं बोल के इसको जे बोला जा रहा है, और इसको बोल रहा है हीट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क, सिर्फ नाम रख दिया है, मीनिंग यही है, मीनिंग और कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिवाइड बाय जे कर देते हैं, कुछ इक्वेशन में होती है। ठीक है, तो ये देखो इसको ऐसा भी लिखा जाता है फिर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर बाय जे। अब यूनिट क्या रहेगा, अब यूनिट रहेगा जूल्स, पहले कैलोरीज में था अब जूल्स में हो गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब इसको वैसे ही कन्वर्ट करना है जो हमने ऑलरेडी किया था वहां पे, कैसे, ये कैपिटल सी की जगह मैं लिखूंगा स्मॉल m इंटू स्मॉल सी, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे r बाय m आ जाएगा, बस जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था वहां पे। तो ये इसका डेरिवेशन था, ये छोटा सा 2 मार्क्स का डेरिवेशन है, किसका, मेयर्स रिलेशन। कहां से आया मेयर्स रिलेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और उसमें भी कौन से प्रोसेस से, आइसोबैरिक प्रोसेस से। तो du का फॉर्मूला तो फिक्स था, ये लिख दिए, और dw का फॉर्मूला pdv, तो वहां से हमारा आंसर आ गया। और ये भी सिर्फ कब लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, dw का pdv का, कौन से इसमें प्रोसेस में, आइसोबैरिक में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला पहले आइसोबैरिक प्रोसेस था। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्योंकि आइसोथर्मल होता तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता, वो आता 2.303 nRT log 10 V2 by V1, वो वाला फॉर्मूला आता, लेकिन वो यहां आया क्या, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोबैरिक प्रोसेस।